जब भरोसे की जमीन खिसकने लगे तो रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। भारत ने भी हाल ही में कुछ ऐसा ही किया, कलादान प्रोजेक्ट के जरिए एक वैकल्पिक रास्ता तैयार करके। दरअसल जब बांग्लादेश से भारत के संबंध बिगड़ने लगे तो बांग्लादेश ने रुकावट डाली और इस रुकावट से निजात पाने के लिए भारत ने एक रास्ता चुना। उसने अपने कलादान प्रोजेक्ट पर अपना ध्यान फिर से केंद्रित कर लिया और अपने काम को तेज कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि भारत ने एक ऐसा विकल्प चुना जिससे कलादान के माध्यम से पूर्वोत्तर तक अर्थात नॉर्थ ईस्ट तक जो भारत की पहुंच की जो योजना है उसको बेहतर बनाया जा सके। अब ऐसे में आज के इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये जो कलादान प्रोजेक्ट है, जिसकी नींव बहुत पहले पड़ी थी लेकिन अब तक वो पूरा नहीं हो पाया था, अब उसमें फिर से तेजी आ रही है। तो ये प्रोजेक्ट है क्या और क्यों आज के समय में इसकी इंपॉर्टेंस फिर से एक बार इतनी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन फोकस की इस वीडियो में, इस कार्यक्रम के वीडियो में आज हम इसी कलादान प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। देखिए, अगर कलादान प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 1990 के दशक के लास्ट में, उसके अंत में और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में ही इसकी नींव पड़ गई थी। 2008 में भारत और म्यांमार के बीच में एक समझौता भी हुआ और उस समझौते को ये माना जाता है कि भारत की जो लुक ईस्ट की पॉलिसी थी ये उसी का हिस्सा था, जो बाद में चल के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल गई थी। इसके तहत क्या था, तो इसका उद्देश्य ये था कि भारत म्यांमार के एक बंदरगाह के थ्रू, जिस बंदरगाह का नाम है सितवे बंदरगाह, उससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ कनेक्ट होने का एक वैकल्पिक रास्ता निकालेगा। अब इसके लिए ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा था, इसकी चर्चा भी शुरुआत हुई, इसके लिए एक समझौता भी हुआ, उसकी नींव तो पड़ गई, लेकिन आज तक उसको पूरी तरह से अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। लेकिन वर्तमान में जो पड़ोसी देशों का रुख है उसको देखते हुए इस कलादान प्रोजेक्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो फिर से बढ़ गई है। तो आइए समझते हैं कि क्या है ये कलादान प्रोजेक्ट। शुरुआत करते हैं वीडियो की। कलादान प्रोजेक्ट आने वाले परीक्षा के लिहाज से भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, वर्तमान इसकी प्रासंगिकता को देखते हुए। अब देखिए, वाई नॉर्थ ईस्ट कोलकाता लिंक वाया म्यांमार नॉट बांग्लादेश इज सिग्निफिकेंट। अब तक जो रास्ता हमको नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता था वो रास्ता क्या था, उस रास्ते को हम बांग्लादेश से बेहतर संबंध की वजह से सुरक्षित रख पाते थे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से हमको कनेक्ट करने वाला जो रास्ता था, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, वो मात्र 20 किलोमीटर एक इसकी चौड़ाई है, यानी काफी पतला एरिया है। यही हमको नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। अब इसमें इसके दोनों तरफ अगर देश देखें तो एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ नेपाल है और ऊपर आप जानते हैं चाइना है। और चाइना की शह पे नेपाल भी आजकल और बांग्लादेश भी आजकल दोनों ही के साथ भारत के उतने बेहतर संबंध नहीं है। तो इसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनसे हमारी जो कनेक्टिविटी है उन पर जो खतरा है उसको देखते हुए भारत ने अपने एक पुराने प्रोजेक्ट, जिसको कलादान प्रोजेक्ट हम कह रहे हैं, जो इसका एक दूसरा वैकल्पिक मार्ग है हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों से हमको कनेक्ट करने के लिए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है, उस पर काम तेज कर लिया है। क्या है कलादान परियोजना, तो देखिए इसको समझते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी के माध्यम से भारत और म्यांमार को यह जोड़ने की एक परियोजना है। अब इस मैप में आप देख लीजिए, आप देख रहे हैं यहां पर कोलकाता पोर्ट है और कोलकाता पोर्ट के नीचे ये बंगाल की खाड़ी है। अब बंगाल की खाड़ी में हम जल मार्ग में उतरेंगे और समुद्र के थ्रू रास्ता तय करते हुए हम चले आएंगे सीधे यहां पर। और ये क्या है, ये म्यांमार है। अब ऐसे में ऊपर जो बांग्लादेश है, इस पर डिपेंडेंसी जो हमारी थी चिकन नेक पर पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होने के लिए, उसके वैकल्पिक मार्ग के तौर पर देखा जा रहा है इस प्रोजेक्ट को। क्योंकि यहां पर कोलकाता से बंगाल की खाड़ी होते हुए हम सीधे आ जाएंगे म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर और फिर यहां पर कलादान रिवर है, कलादान रिवर के माध्यम से फिर ऊपर होते हुए और हम प्रवेश कर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि मिजोरम होते हुए अपने पूर्वोत्तर राज्यों में। तो ये ही प्रोजेक्ट है, एक वैकल्पिक रास्ता है, मोटा मोटी ये है। आगे विस्तार से हम एक एक पक्ष पर बात करते हैं। तो भारत और म्यांमार के द्वारा संयुक्त रूप से भारत के पूर्वी बंदरगाहों से म्यांमार तक, भारत के माध्यम से उत्तर पूर्वी भाग तक इसको कनेक्ट करने के लिए माल परिवहन, विशेष तौर पर क्या था, माल परिवहन का, यानी सामानों को ले जाने का एक बहु मॉडल मोड है। बहु मॉडल यानी मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल का मतलब होता है कि वो कई मॉडल है उसमें, यानी कि समुद्र से भी हम जा रहे हैं, फिर नदी में भी जाएंगे और उसके बाद रोड भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें कई मॉडल आ गए, इसीलिए इसको मल्टी मॉडल मोड कहा जा रहा है। अब इसका निर्माण भारत द्वारा अनुदान सहायता योजना के तहत किया जा रहा है, यानी कि भारत का इसमें इंटरेस्ट चूंकि ज्यादा है तो भारत इसमें अपनी तरफ से अपना पैसा लगा रहा है और उसी के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। हालांकि नींव काफी पहले पड़ी, आप देख रहे हैं कि 2000 के शुरुआती दशकों में ही इसकी नींव पड़ती है, लेकिन अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। तो कोलकाता को म्यांमार के रखाइन राज्य के सितवे बंदरगाह से इसको कनेक्ट करना, यही इस प्रोजेक्ट का मोटा मोटी इसका काम था। अब कलादान परियोजना के तहत क्या था, ये था कि हमको जो डिपेंडेंसी हमारी चिकन नेक के थ्रू पूर्वोत्तर के राज्यों से कनेक्ट होने की थी, उसके
जगह पर हम कोलकाता या हमारे जो भी इस क्षेत्र के पूर्वी बंदरगाह हैं उनको हम एक वैकल्पिक रास्ता दे सके, ताकि वो सितवे बंदरगाह जो कि म्यांमार का रखाइन प्रांत है, रखाइन स्टेट है, वहां से कनेक्ट होता हुआ फिर भारत को ऊपर कनेक्ट कर देगा। अब विस्तार से इसको समझते हैं कैसे करेगा। तो देखिए, कोलकाता से हम सितवे आएंगे, कैसे आएंगे, तो समुद्र मार्ग से होते हुए आएंगे, और कोलकाता को सितवे से जोड़ने वाला जो समुद्र मार्ग है वो 539 किलोमीटर का है। यानी ये जो दूरी होगी वो कितनी है, समुद्र में रास्ता हम तय करेंगे 539 किलोमीटर का। उसके बाद हम पहुंचेंगे सितवे, और सितवे से फिर एक जगह है उसका नाम है पलेतवा। पलेतवा पहुंचेंगे, पलेतवा जब पहुंचेंगे हम तो ये दूरी कितनी होगी, 108 किलोमीटर का ये दूरी होगी। उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे सितवे से पलेतवा, कोलकाता से सितवे पहुंचे, सितवे से पलेतवा पहुंचे, फिर उसके बाद पलेतवा से जोरिनपुरी पहुंचे, जोरिनपुरी जो कि एक जगह है भारत की जो सीमा, म्यांमार और भारत की सीमा के निकट एक जगह है, वहां पहुंचेंगे और फिर यहां से कनेक्ट हो जाएंगे, भारत के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये मोटा मोटी एक योजना है। अब इसके माध्यम से फिर भारत के अंदर भी अभी एक हाईवे है उसको मंजूरी दे दी गई है, जो कि उस हाईवे की अगर बात करें तो वो शिलांग से सिलचर तक, यानी कि ऊपर फिर इसको और कनेक्ट कर लेंगे शिलांग से, और सिलचर यहाँ पर ऐसे दूरी होगी और फिर इससे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर से हमारे पूरब के जो बंदरगाह है वो पूरी तरह से पूर्वोत्तर के स्टेट से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये चिकन नेक जो ऊपर से रास्ता जाता है उसके विकल्प के तौर पर तैयार हो रहा है, यही कलादान प्रोजेक्ट है। अब इस परियोजना के जो हिस्से हैं, जो पार्ट है, इसको अलग अलग करके हम देख लेते हैं, थोड़ा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पहला जो इसका चरण है उसमें कोलकाता से सितवे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहां से चलेंगे और यहां पहुंचेंगे। तो कोलकाता से सितवे अगर बात करें तो भारत और म्यांमार ने सितवे बंदरगाह को नया और आधुनिक बनाया है, यानी कि भारत ने कहा कि हम इसको बहुत ज्यादा एडवांस बनाएंगे, तो म्यांमार को भी अगर उसके कंट्री में अगर कोई पोर्ट है उसको एडवांस बनाया जा रहा है तो उसके लिहाज से भी ये फायदेमंद है। अब ये हिस्सा पूरा हो चुका है, यानी पहला जो हिस्सा है यहां से चलेगा और यहां तक आएगा, इसको एडवांस बनाया गया है, इसको आधुनिक बनाया गया है सितवे बंदरगाह को, ये पूरा हो गया। दूसरा हिस्सा था सितवे से पलेतवा 158 किलोमीटर का, जो कि कलादान नदी के जरिए, अब देखिए यहां से लेकर यहां जो पलेतवा तक का हिस्सा है, यहां पर एक रिवर बहती है, एक नदी बहती है जिसको कलादान नदी कहते हैं। उसी नदी के नाम पर इस प्रोजेक्ट का नाम कलादान प्रोजेक्ट पड़ा है, क्योंकि समुद्र से जो कनेक्टिविटी है उसके बाद ये नदी बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें निभा रही है, क्योंकि इस नदी की गहराई को, ड्रेजिंग यहां पर किया जा रहा है, उस गहराई को बढ़ाया गया है ताकि वहां पर जो बड़े पोत हैं वो भी उसमें जा सके, ताकि माल परिवहन हो सके। इसलिए इस कलादान रिवर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब भारत इस नदी को और गहरा कर रहा है ड्रेजिंग करके, ताकि मालवाहक जो बड़े पोत है वो भी यहां से जा सके। ये वाला पार्ट भी पूरा हो गया है, यानी कि ये जो रिवर है इसकी भी ड्रेजिंग हो चुकी है, इसको पलेतवा तक कनेक्टिविटी भी 158 किलोमीटर की जो है ये भी हो चुकी है, दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट है। अब तीसरे हिस्से की बात करें तो पलेतवा से जोरिनपुरी, जोरिनपुरी वो हिस्सा है जो भारत की सीमा पर स्थित है, यहाँ की जो दूरी है 108 किलोमीटर है। और ये कैसी है, तो ये सड़क मार्ग है, यानी हम समुद्र से चले, फिर नदी में गए, और नदी के बाद अब फिर सड़क पर आ गए। अब यहां से इसमें अगर बात करें तो 108 किलोमीटर की जो दूरी है जोरिनपुरी, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है 108 किलोमीटर की, यहां पर अभी 50 किलोमीटर का काम हो चुका है, लेकिन 50 किलोमीटर का काम अब भी शेष है। अब इसमें थोड़ा सा पेंडिंग है काम। उसके बाद जोरिनपुरी से मिजोरम और पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी। अब यहां से फिर क्या होगा, हम प्रवेश कर जाएंगे भारत के अंदर, और भारत में आप जानते हैं कि यहां से मिजोरम को कनेक्ट करेंगे, और फिर यहां पर हाल ही में अगर ऊपर आप देखेंगे तो यहां पर सिलचर, मेघालय से लेकर सिलचर तक एक दूसरी रोड को भी यहां पर मंजूरी, हाईवे को भी मंजूरी मिल गई है, 4 लेन का हाईवे है ये। अब इस पर काम काफी तेजी से शुरू हो गया है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट से हमारे पूर्वी बंदरगाह कनेक्ट हो जाएंगे। तो यही प्रोजेक्ट है। अब जोरिनपुरी से मिजोरम को, इसकी अगर बात करें तो ये भारत के हिस्से में है, और इसको कौन बना रहा है, तो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड इसे तेजी से बढ़ा रहा है। अब जैसे ही शिलांग से सिलचर वाला हाईवे भी पूरा हो जाएगा तो ये कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और वैकल्पिक मार्ग एक हमको मिल जाएगा। और हमारी जो डिपेंडेंसी अब तक जो बांग्लादेश हमको बार बार ब्लैकमेल कर रहा था, उसके नाम पर चाइना भी हमको जो चिकन नेक है उसकी उस पर भी नजर है। नेपाल से भी संबंध हमारे बेहतर नहीं है, तो चाइना नेपाल के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से उस कनेक्टिविटी को कट करना चाहता है। तो अब ऐसे में हमारे पास एक वैकल्पिक रास्ता होगा इस कलादान प्रोजेक्ट के लिहाज से। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन बांग्लादेश की भूमिका और वर्तमान गतिरोध जो है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जिस प्रोजेक्ट को अब तक हम पूरा नहीं कर पाए, हो सकता है इस गतिरोध के बहाने ये प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो जाए। तो देखिए, हुआ ये कि शेख हसीना की जो सरकार थी, इससे पहले की जो सरकार थी बांग्लादेश की, वहां से तो हमारे संबंध बेहतर थे।
तो ऐसी दशा में हम भी आराम से थे कि चलो भाई शेख हसीना है, अभी उनकी मदद से हम क्या करते थे, यहाँ पर एक जो चटगांव है वो बंदरगाह था, पोर्ट था, उसका इस्तेमाल कर लेते थे, वो करने देती थी इजी वे में। तो पूर्वोत्तर के जो बंदरगाह हैं जैसे चटगांव है उसका उपयोग भारत कर ले रहा था। लेकिन जब सत्ता पलटी तो भारत विरोधी सत्ता वहां पर आई, और सत्ता से हटने के बाद वहां पर भारत विरोधी रवैया भी देखा जा रहा है। तो अब भारत को अभी हाल ही में चीन गए थे, वहां के जो प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस, वो चीन गए, और चीन जाने के बाद चीन के राग में राग मिलाते हुए उन्होंने कह दिया, भारत को लैंड लॉक्ड कह दिया। भारत का जो पूर्वोत्तर एरिया है उसको उन्होंने कह दिया कि वो तो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड कैसे है भाई, उन्होंने अगर लैंड लॉक्ड कह दिया तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। इसके अलावा उन्होंने खुद को कह दिया ओशियन गार्जियन कह दिया, यानी कि समुद्र में इस क्षेत्र में उन्होंने कह दिया कि हम गार्जियन की भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद भारत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक था। तो भारत ने जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको, जो कि सिर्फ 20 किलोमीटर का एरिया है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, इसकी कनेक्टिविटी को लेकर भारत के बीच में, भारत के मन में अब एक चिंता का उठना स्वाभाविक था, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश दोनों ही के बीच में ये फंसा हुआ ये पतला सा एरिया है। तो इसकी कनेक्टिविटी के विकल्प के रूप में जो कलादान परियोजना अभी तक बहुत धीमी गति से चल रही थी, उस पर भारत का ध्यान अब तेजी से गया है और तेजी से इस पर काम भी शुरू किया जा रहा है। अब इसके रणनीतिक लाभ क्या होंगे दूर तक अगर देखा जाए तो क्या सिर्फ माल परिवहन के लिहाज से ही भारत इतना चिंतित है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, दूर तक की पॉलिसी के हिसाब से देखा जाए, तो देखिए तो बांग्लादेश पर हमारी जो डिपेंडेंसी है, अगर किसी के ऊपर आपकी निर्भरता कम होगी तो वो आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा, आपके ज्यादा आपके साथ ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकेगा। तो ऐसी दशा में बांग्लादेश पर जो निर्भरता है वो कम होगी। इसके अलावा जब कलादान प्रोजेक्ट बन जाएगा तो अभी तक नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए जो एक लंबा मार्ग हम तय करते थे वो मार्ग भी शॉर्ट हो जाएगा। 1000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, और मात्र 3-4 दिन, अगर बचत की बात करें, दिनों के समय की बचत की बात करें, 3-4 दिन की आपकी बचत होगी। समय भी कम लग रहा है, दूरी भी कम होगी, ईंधन भी कम लगेगा, सस्ता भी होगा परिवहन, चूंकि जल परिवहन सस्ता होता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर में जो व्यापार है और सेना है, इन दोनों की पहुंच जो है वो ज्यादा अच्छी सुनिश्चित होगी। तो रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो भी महत्वपूर्ण है, यानी कि सामरिक महत्व भी है, यानी कि सैन्य और आर्थिक दोनों महत्व है। अगर इन देशों के साथ इन फ्यूचर अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उस दृष्टिकोण से हमारे यहाँ की जो सेना है उसकी भी पहुंच यहाँ पर तेज हो जाएगी। और पूर्वोत्तर राज्यों को हम मुख्य धारा में जो ले आना चाहते हैं, उनको एकीकरण करके भारत के एक अभिन्न हिस्से के रूप में हम जो अभी भी देखते हैं वो हैं भी, तो उस एकीकरण को अगर खंडित करने की, अगर कोई भी इस तरह का देश अगर ऐसा षड्यंत्र करता है, ऐसी कोशिश करता है, तो उस षड्यंत्र को हम नाकाम कर सकते हैं। फिर म्यांमार के लिए भी इसके फायदे हैं, क्योंकि वहां का जो रखाइन प्रांत है वो काफी पिछड़ा हुआ है, डेवलपमेंट वहां पर नहीं है, और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वहां रोजगार का सृजन होगा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो इसकी वजह से वहां के बंदरगाह और सड़क नेटवर्क भी नए व्यापार से जुड़ेंगे, तो वहां म्यांमार को भी फायदा होगा। अब भारत की कूटनीतिक रणनीति के तौर पर इसको देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि चीन और बांग्लादेश की जो निकटता है इधर बीच काफी बढ़ी है। अब इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत अब ईस्ट एशिया केंद्रित जो दृष्टिकोण है उसको अपना रहा है, और साथ साथ म्यांमार के साथ संपर्क से क्या होगा कि भले ही म्यांमार में थोड़ी सी स्थिति यह है कि वहां पर राजनीतिक रूप से अस्थिरता है, लेकिन फिर भी म्यांमार के साथ जो वहां के विरोधी गुट हैं और प्लस वहां की जो सरकार या सत्ता है, दोनों के बीच में अगर सामंजस्य भारत बैठा के चलता है तो भारत नए समझौतों की वजह से अपने निर्माण कार्य को अगर और आगे बढ़ाता है तो निश्चित रूप से भारत की एक बड़ी सफलता कही जाएगी। और वहां के जो स्थानीय समूह है भारत को उनके साथ भी जो संवाद कर रहा है, जिससे कि रखाइन राज्य में आप देखेंगे वहां पर अराकान आर्मी जो है वो काफी सक्रिय है, और वो भारत के संवाद का ही परिणाम है कि इस परियोजना को समर्थन दे रही है। तो ऐसी दशा में भारत के लिए ये भी भारत की कूटनीतिक रणनीति का एक परिणाम कहा जा सकता है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि अगर बात करें तो एक तो वहां की राजनीतिक अस्थिरता, म्यांमार में जो राजनीतिक रूप से अस्थिरता है भारत के लिए निस्संदेह चुनौती है, और जो निर्माण कार्य अभी बचा है उसको तेजी से भारत को पूरा करना होगा। विशेष तौर पर अगर पलेतवा से जोरिंगपुई तक का जो 50 किलोमीटर का सड़क निर्माण अभी अधूरा है, जिसकी भी चर्चा हमने पीछे की, उसको बहुत तेजी से पूरा करना होगा। सुरक्षा के जोखिम भी हैं। अगर अराकान आर्मी की बात करें तो वो समर्थन हालांकि अभी कर रही है, लेकिन अगर देखें तो म्यांमार सरकार ने इसको आतंकी संगठन घोषित किया है। तो दोनों के बीच में एक विरोधाभास है। हालांकि भारत दोनों के साथ अगर मध्यम मार्ग अपनाते हुए दोनों के साथ बेहतर संवाद कायम करती है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करती है दोनों के समर्थन को प्राप्त करके, तो भारत की एक बड़ी सफलता कही जाएगी, जैसा कि भारत सरकार अभी कर भी रही है, जिससे औपचारिक सहयोग मिलना थोड़ा सा कठिन यहाँ लग रहा है। तो ये एक चुनौती है।
अब निर्माण में जो देरी है वो भी एक चुनौती है। इरकॉन को कार्य सौंपने के बावजूद प्रगति थोड़ी सी धीमी है, तो प्रगति को अगर तेज किया जाए, इन चुनौतियों से निपटा जाए तो ये ठीक हो सकती है। आगे की राह भी यही है कि जो स्थानीय गुट हैं उनसे समझदारी से संवाद कायम किया जाए, चाहे अराकान आर्मी हो उससे बात किया जाए और म्यांमार सरकार उससे भी बात कर किया जाए कि बेहतर तरीके से बिना किसी हस्तक्षेप के इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इसके अलावा बैकअप डिप्लोमेसी पर भी चलना होगा। सिर्फ और सिर्फ हम इसी पर ध्यान न केंद्रित करें, बल्कि हमारी पुरानी जो हमारी बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिलेशनशिप थे उसको भी बेहतर करने की दिशा में प्रयास जारी रखा जाए। हालांकि इस विकल्प के साथ जब हम बात करेंगे, यानी कि दूसरा ये जानेगा कि हम पर ही पूरी तरह से कोई कंट्री आश्रित नहीं है, तो वो बात भी ठीक से करेगी, वो विकल्प पर भी विचार करेगी। तो इस लिहाज से जो बैकअप डिप्लोमेसी है उसको भी ध्यान में रखना होगा। बांग्लादेश के साथ फिर से संबंध सुधारने की दिशा में हमको प्रयास करना होगा, जो कि एक दीर्घकालिक योजना के तौर पर काम करेगा। तो ये मार्ग भी खुला होगा और जो निर्माण कार्य पेंडिंग है उसको तो तेज करना ही होगा। तो शिलांग से सिलचर तक जो 4 लेन को बढ़ाने की योजना दी गई है, जो हाईवे पास किया गया है, उसको 166.8 किलोमीटर लंबी वो रोड है, 4 लेन है, हाईवे है, उसको मंजूरी दी गई है। उसको काम तेज करते हुए जिससे कि आगे मिजोरम और जोरिनपुई तक बढ़ाया जाएगा। तो ये परियोजना कलादान से फिर जुड़ेगी और उत्तर पूर्व में हम कह सकते हैं जो तेज रफ्तार की जो कॉरिडोर है उसका ये हिस्सा बन जाएगी। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसके जल्दी से जल्दी पूरा होने से भारत न सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करेगा और आसपास के जो देश हैं उनके ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए भारत के पास एक शानदार विकल्प होगा। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम अभ्यास प्रश्न की। लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है कि ISGS फाउंडेशन की जयपुर में 9 जून से सुबह शाम 5 बजे करोल बाग में हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 30 मई से सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो रहा है। 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ते हैं और जवाब आपसे अपेक्षित है। कलादान परियोजना के तहत म्यांमार में कलादान नदी के किनारे कौन सा प्रमुख बंदरगाह है जिसे इस परियोजना के लिए विकसित किया गया है? विकल्प आपके सामने है, यांगून, सितवे, मांडले, तंगिन। तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।